Hello students, welcome to LU Update. Today the session we are going to take is of institutional framework for business, and we will discuss most IMP questions related to IFB. So make sure you watch this video till the end. Student, if you want the detailed video from that session, then please download our LU Update app from the Google Play Store. And if you are not subscribed our LU Update channel, then please subscribe our channel for future related updates. So let's begin our session. First, the need for Exim Bank was felt due to option A, non-performing of other public sector banks. Option B, export-import business was latest craze. Option C, increased foreign debts and need for exports. And option D, due to globalization. So your correct option will be C. Exim बैंक की नीड क्यों फेल हुई थी? क्योंकि एग्जिम बैंक जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए सेट किया गया था. फॉरेन डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत थी. तो यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक स्टैब्लिश कर गई थी. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नाउ एग्जिम बैंक वॉज सेट अप इन द ईयर ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1980 एंड ऑप्शन डी 1985. सो एग्जिम बैंक 1982 में स्टैब्लिश हुआ था. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नाउ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज option A, export of value added items, option B, export of traditional items, option C, export only to developed countries, option D, export only when essential. So here correct option will be option A कि जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ का मेजर एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी रही है, तो वो है उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस रहा है वो एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड आइटम्स में था, जिससे क्या हो कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़े और इससे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. नाउ नाबार्ड स्टैंड फॉर ऑप्शन ए नेशनल अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल बैंकिंग एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो हियर नाबार्ड का जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाबार्ड इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी जिससे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और जो रूरल में छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उन सभी को क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सके. ठीक है, तो ये चीज़ के लिए और स्पेशली इन रूरल एरियाज़ के लिए ये डेवलप्ड हुआ था. Now IRDP stands for Integrated Rural Development Program, option B Indian Research and Development Program, option C International Research and Development Program and option D Indian Rural Development Program. So IRDP इसका मतलब होता है Integrated Rural Development Program, और इसका जो मेन एम रहता है इस इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. नाउ रीजनल रूरल बैंक्स वे एस्टैब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्शन ए रंगरंजन कमिटी, ऑप्शन बी मॉन्टेक कमिटी, ऑप्शन सी नरसिम्हम कमिटी, ऑप्शन डी मनमोहन कमिटी. सो रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो नरसिम्हम कमिटी जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी, 1975 में दी थी. उनके रिकमेंडेशन पे इंडियन गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किए थे. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ RRBs. ठीक है, RRB का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या नहीं है? ऑप्शन ए हाई रिकवरी, ऑप्शन बी हाई डिपॉजिट, ऑप्शन सी फंक्शनल सुपीरियरिटी ओवर कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन डी कैटरिंग टू अनबैंक्ड सेंटर्स. सो RRB के बहुत से सर्टेन एडवांटेज होते हैं जैसे कि हाई रिकवरी और अनबैंक्ड सेंटर्स तक पहुंचना, बट उनका ये काम नहीं होता कि वो दूसरी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर सुपीरियरिटी दिखाएं. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें नहीं आती और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी. सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज विच वेर लिस्टेड अंडर डैश. ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI Act 1947, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI Act 1934, ऑप्शन सी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द RBI Act 1947 एंड ऑप्शन डी सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI Act 1949. सो
शेड्यूल बैंक्स कौन सी हैं? तो शेड्यूल बैंक्स वो होती हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, और वो एज़ पर RBI नॉर्म्स काम कर रही हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर फॉर गेटिंग अप लाइसेंस ऑफ शेड्यूल बैंक इज ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख एंड ऑप्शन डी 100 लाख। सो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए होती है शेड्यूल बैंक को लाइसेंस लेने के लिए? सो एज़ पर गाइडलाइंस जो RBI की है 2013 की, उसके अकॉर्डिंगली तो 500 करोड़ यानी कि 5000 लाख होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पास्ट रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। लेटेस्ट में तो 500 करोड़ चाहिए होता है, यानी कि 5000 लाख अगर ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट होगा, लेकिन ये पास्ट में इतना था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिए तो हाईएस्ट वाला कंसिडर करें। विच वन इज़ नॉट अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक? ऑप्शन ए कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी बैंक बंधन बैंक। तो यहाँ पर से नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा बंधन बैंक। RBI was established in the year RBI regulates option A 1935, option B 1942, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1949। सो जो RBI एक्ट आया था 1934 में, ठीक है, बट उसको स्टैब्लिश कब किया गया था? अप्रैल 1 1935। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर ये पूछे RBI नेशनलाइज कब हुआ, तब तो नेशनलाइज 1949 में होगा। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। RBI रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज अंडर ऑप्शन ए FEMA, ऑप्शन बी फेरा, ऑप्शन सी MEFA, ऑप्शन डी रेफा। सो जो फॉरेन एक्सचेंज जो RBI है वो फॉरेन एक्सचेंज पहले फेरा के अंडर रेगुलेट करता था। फेरा 1973 में था और बाद में इसको रिप्लेस कर दिया था 1999 में FEMA के साथ। तो अब यहाँ पे इसके अंडर RBI इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज FEMA के थ्रू रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आएगा। RBI एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी यूनिसेफ। सो RBI एक एजेंट का काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो कौन से इंस्टीट्यूशन में? तो यहाँ पे वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एजेंट की तरह से काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रेपो रेट? ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन बी फिजिकल पॉलिसी कमीशन, ऑप्शन सी मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन एंड ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट कमेटी। सो यहाँ पे कौन सी जो कमेटी है वो बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बना रही है? ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है तो कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट क्या होगा। नाउ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए सेंट्रल रेट, ऑप्शन बी प्राइमरी रेट, ऑप्शन सी बैंक रेट एंड ऑप्शन डी कमर्शियल रेट। सो जो रेट होता है जिस रेट पे यानी कि इंटरेस्ट के साथ एक जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो उसको हम कहेंगे बैंक रेट। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड इंक्रीज इन CRR will यानी कैश रिजर्व रेशियो will, ऑप्शन ए इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑप्शन बी डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी मनी सप्लाई विल बी सेम एज बिफोर, कैन नॉट बी, ऑप्शन ई कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सो यहाँ पे देखो आप अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि इसमें क्या टिक करना है। सो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी कि जो एज अ जो कैश कमर्शियल बैंक RBI के पास रखती है उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी क्योंकि वो रिजर्व बढ़ जाता है ना, RBI ने रिजर्व बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देन dash refers to the minimum amount of assets in the form of non-cash deposit that a commercial bank has to maintain with itself.
ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। सो क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ असेट्स होता है इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश डिपॉजिट, कैश नहीं बोल रहे हैं, नॉन कैश डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये जो मेंटेन करना होता है ये गोल्ड, कैश या दूसरे जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं उस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर कैश फॉर्म होता तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। If decrease in money liquidity is desired, the central bank will increase the bank rate. Option B, decrease the bank rate. Option C, maintain the bank rate. And option D, both A and C. So अगर मनी लिक्विडिटी अगर डिज़ायर्ड है तो अगर मतलब मनी की जो लिक्विडिटी है, जो फ्लो है, अगर बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसको कम करना चाहती है तो बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक तो वो बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Which does not figure among the big three credit rating agencies of the world? Option A Standard and Poor's, option B Moody's, option C Fitch and option D CIBIL। सो यहाँ पे जो मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड में से नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज़ एंड फिच। सिबिल उसमें से नहीं है। से यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। नाउ म्यूचुअल फंड्स ऑब्जेक्टिव कुड बी फाउंड इन ऑप्शन ए एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी प्रॉस्पेक्टस, ऑप्शन सी ब्रोकर एंड ऑप्शन डी पैम्पलेट। सो म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव किस में मिल सकते हैं? तो जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिटेल्स के साथ वो आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएंगे। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Performance of the mutual fund is usually ascertained by option A remuneration of fund manager, option B popularity of the fund, option C market capitalization of the fund, option D recommendation from the exchange। तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ से यूजुअली असरटेन होती है? तो ये जो परफॉर्मेंस है उसकी वो मेज़र होती है नेट एसेट वैल्यू से, जो कि इक्विवेलेंट होता है टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द फंड। सो ऑप्शन सी विल बी correct. Which of the following does not indicate the category of fund? A kind of securities they invest in, option B their investment objectives, the type of return they seek, and option D the experience of fund manager। so यहाँ पर से कौन सी जो यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है इसमें से कौन सी चीज़ फंड की कैटेगरी नहीं बताता है? तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ फंड मैनेजर ये इससे रिलेटेड नहीं है, और सारी चीज़ें कैटेगरी ऑफ फंड दिखाता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। द एनुअल फी और कमीशन चार्ज बाय द फंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए रेमुनरेशन, ऑप्शन बी एक्सपेंस रेशियो, ऑप्शन सी कॉस्ट एंड ऑप्शन डी एक्सचेंज चेंज। तो चार्ज तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनुअल फ़ी या कमीशन जो कि फंड्स चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। जो एक्सपेंस रेशियो एक एनुअल फ़ी होती है जो कि फंड्स चार्ज के लिए होता है शेयर होल्डर्स से, और ये परसेंटेज ऑफ फंड्स असेट्स टूवर्ड्स रनिंग द फंड का रेशियो रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो करेक्ट होगा। द प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर इज रिफर्ड टू एज NAV PS, बी ऑप्शन बी MOPS, ऑप्शन सी WASP एंड ऑप्शन डी BSEPS। तो यहाँ पर से कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड शेयर है उसके प्राइस को कैसे कहते हैं? तो इसको रिफ़र करते हैं नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Who among the following is not the staff of a mutual fund? इसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड का स्टाफ नहीं है? ऑप्शन ए फंड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी कंसल्टेंट, ऑप्शन सी कंप्लायंस ऑफिसर, ऑप्शन डी अटॉर्नी। सो म्यूचुअल फंड एक जो है मतलब म्यूचुअल फंड के लिए एक हायर कर सकते हैं कंसल्टेंट जो कि स्पेसिफिक टास्क या एडवाइस दे सकता है, बट वो टिपिकली म्यूचुअल फंड के स्टाफ का एक मेंबर नहीं होता। कंसल्टेंट तो सुझाव देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, और सभी के जो है म्यूचुअल फंड में की पोजीशन होती है। Which of the following is not a shareholder fees paid directly by investors when purchasing or selling the funds? Option A
सेल्स चार्जेस, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी रिडेम्पशन फीस, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सो यहाँ पर से कौन सी शेयर होल्डर्स की फीस जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं वो नहीं है जब भी जो फंड से उनको परचेज सेल किया जाता है, तो ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है, नाउ when a mutual fund fees is accessed at the time of purchase of the fund, it is termed as option A front end load, option B purchase load, option C back end load and option D expense load। so जब भी म्यूचुअल फंड की फीस जो कि जब फंड को परचेस किया जाता है उस टाइम एक्सेस की जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड एक तरह का चार्ज या कमीशन होता है जो कि जब भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं या परचेस की जाती है तब चार्ज किया जाता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेज। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इन्वेस्ट प्रिंसिपली इन स्टॉक्स? ऑप्शन ए फिक्स्ड इनकम फंड, ऑप्शन बी इक्विटी फंड, ऑप्शन सी इनकम फंड एंड ऑप्शन डी इंडेक्स फंड। सो यहाँ से कौन सा फंड स्पेशली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है? तो वो आएगा इक्विटी फंड, जो कि जो फिक्स इनकम नहीं देते हैं बट टिपिकली ये गवर्नमेंट या कॉरपोरेट फंड्स या दूसरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इक्विटी फंड। ठीक है, नाउ विच वन इज़ नॉट अ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड? ऑप्शन ए गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऑप्शन सी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी इक्विटी बॉन्ड। तो इक्विटी फंड, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड जो नहीं है जो फिक्स इनकम देता है? तो ऑब्वियसली इक्विटी फंड ही आएगा, ऑप्शन डी। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1982 एंड ऑप्शन डी 1991। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बट इसको अगर हम देखें ये स्टैब्लिश इस ईयर में होता, बट इसको रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट कब बनाया गया था? 1992 में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। स्टैब्लिश 1988 में हुआ था। विच वॉज नॉट अ रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेबी? ऑप्शन ए अनऑफिशियल self-styled merchant bankers, option B rigging of prices, option C discrepancies in delivery of shares and option D increasing cost of stocks। तो सेबी का बनने का क्या कारण नहीं था? तो देखो स्पेशली सेबी को बनाया गया था सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, जो भी वहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनसे बचने के लिए, और जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इसको बनाने का ये कारण नहीं था कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। द सेबीज बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? सेबी के बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 12 मेंबर्स होते हैं। विच इज़ नॉट अमंग द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट? ऑप्शन ए इन्वेस्टर्स, ऑप्शन बी इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एंड ऑप्शन डी एक्सचेंज स्टाफ। सो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट एक्सचेंज स्टाफ जो कि ऑपरेशन का एक पार्ट होता है वो यहाँ का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। विच इज़ नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी? ऑप्शन ए मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग प्राइस रिगिंग, option B ensure that the various credit rating agencies are properly registered, option C bringing to halt any cases of insider trading, option D helping in the various means for spreading awareness among investors। सो स्टूडेंट्स अगर आपने फंक्शंस पढ़े होंगे सेबी के तो वहाँ पे सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, बट इसका ये काम नहीं होता कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को ये इंश्योर करवाना कि क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये चीज़ नहीं आएगी। जो सेबी है उसका काम होता है कि प्राइस रिगिंग देखना, उसको मॉनिटर करना, और अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है अंदर ही अंदर जो सट्टेबाजी होती है वो चीज़ के केसेस हैंडल करना, और जो इन्वेस्टर्स उनके अंदर उनके बीच अवेयरनेस रिलेटिंग टू जो भी कैपिटल मार्केट है उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा।
Which one is not a power of SEBI? Option A, SEBI is authorized to access the books of record and accounts of all the stock exchanges. Option B, advise on the recruitment front of the listed companies. Option C, to conduct hearing and also give judgment. Option D, to list or delist any company from any stock एक्सचेंज ऑफ द कंट्री. सो यहाँ पे कौन सा एक पावर नहीं सेबी का, तो अगर आप सारे रीड करके देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, क्योंकि ये पावर नहीं है सेबी का. इसका ये काम नहीं होता कि लिस्टेड कंपनीज को रिक्रूटमेंट रिलेटेड एडवाइस देना. सेबी स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है सेबी का? ऑप्शन ए स्टॉक अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ बॉडी ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी सिक्योरिटी अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे सेबी का जो फुल फॉर्म रहता है वो आएगा ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ठीक है. नाउ which among the following is not a contributing factor in G security market being the largest constituent of Indian debt market? Option A, market capitalization. Option B, trading volume. Option C, largest employer. Option D, outstanding securities. So यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, ठीक है, कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. हर एक चीज़ इसमें आएगी लेकिन लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंक्लूड नहीं होगा. Which of the following does not carry any provision of conversion into equity and redeemed on the expiration of the maturity period? Option A, NCD. Option B, PCD. ऑप्शन ए यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. ऑप्शन बी पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर. ऑप्शन सी फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर. एंड ऑप्शन डी SPN. ठीक है, यानी कि सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स. तो यहाँ पे कौन से जो डिबेंचर्स हैं जो कि मतलब कन्वर्ट नहीं हो सकते, जब एक्सपायरी हो रही है, जब मतलब वो मैच्योरिटी पीरियड हो गया उस टाइम पे उसमें प्रोविज़न नहीं है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे. तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. If the conversion of PCD takes place at or after dash, the conversion is optional to the discretion of the holder. Option A 12 months, option B 18 months, option C 36 months and option D 6 months. So अगर कन्वर्जन पीरियड जो है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का वो टिपिकली सेट है इन द टर्म्स ऑफ इशू, एंड अगर वो 18 महीने और उसके बाद होता है तो वो होल्डर के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कन्वर्ट करवाना चाहता है, उसकी मर्ज़ी से होगा. तो यहाँ पे 18 मंथ आएगा ऑप्शन में. इफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स टेक्स प्लेस बिटवीन डैश, द कन्वर्जन इज ऑप्शनल एट डिस्क्रिशन ऑफ द होल्डर. यानी कि कब फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होता है तो वो फुल्ली होल्डर की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है. तो ये आएगा ऑप्शन ए 6 to 12 months, ऑप्शन बी 12 to 18 months, ऑप्शन सी 18 to 32 months एंड ऑप्शन डी 18 to 36 months. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 18 to 36 months. Which of the following is not an underlying commodity in a commodity derivative? ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी एनर्जी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी करेंसी, ऑप्शन डी मेटल. सो यहाँ पे जो कमोडिटी डेरिवेटिव है वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है जिसमें कि फिजिकल सब्सटेंसेस जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ग्रेन्स या एनर्जी रिसोर्सेज या मेटल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. बट करेंसी यहाँ पे एज अ डेरिवेटिव कमोडिटी यूज नहीं होता. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. विच वन इज़ अ टाइप ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव? यहाँ पर से कौन सा एक टाइप ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव है? ऑप्शन ए OTC ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, ऑप्शन बी एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी मार्केट ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव एंड ऑप्शन डी बोथ एंड बी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव एक तरह का टाइप ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव है. In which of the commodity derivative the majority parameters are decided by the contracting parties? किस तरह का जो कमोडिटी डेरिवेटिव होता है जहाँ पे पैरामीटर्स
कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिसाइड करती है? ऑप्शन ए OTC ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, ऑप्शन बी एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी मार्केट ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव एंड ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडेड कमोडिटी बाय डेरिवेटिव। सो यहाँ पे ओवर द काउंटर OTC ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जो कमोडिटी डेरिवेटिव वहाँ पे मेजॉरिटी उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिसाइड करती हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। The commodity derivatives trading in India started in option in dash at Bombay. Option A 1947, option B 1949, option C 1875, option D 1915. So commodity derivative trading इंडिया में बॉम्बे में कब स्टार्ट हुई थी? तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1875। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच वन इज़ नॉट अ मेजर कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया? इसमें से कौन सा एक बड़ा एक्सचेंज एक बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज नहीं है इंडिया का? ऑप्शन ए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया PVT लिमिटेड, NCD एग्जिट। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक मेजर कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है। वेयर इज NSE लोकेटेड? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि NSE मुंबई में लोकेटेड है। Which of the following was not the purpose for establishment of NSE? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिश होने का कौन सा यहाँ पे पर्पस नहीं है? ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन बी फेयरनेस, ऑप्शन सी कन्वीनियंस एंड ऑप्शन डी एम्बियंस। तो बच्चों यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ का नेगेटिव पर्पस नहीं हो सकता इस्टेब्लिश होने का। यहाँ पे हर एक चीज़ जितने भी ऑप्शन है वो पॉजिटिवनेस क्रिएट करे, बट NSE का ये कारण नहीं था कि वो एम्बियंस या एनवायरनमेंट इस तरह का ये सारा बिहेवियर के लिए इसका पर्पस नहीं था, तो एम्बियंस नहीं है। NSE was instrumental in creation of dash which allows the investors to hold and transfer their shares electronically. Option A National Security Depository Limited, option B National Electronic Securities Limited, option C National Online Securities Limited, option D National Electronic Stock Limited. So NSE का बहुत ही बड़ा रोल रहा है नेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड क्रिएट होने में, जो कि इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड और ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ NSE? ऑप्शन ए बैंक निफ्टी, ऑप्शन बी निफ्टी 50, ऑप्शन सी निफ्टी 30, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 जो है एक फ्लैगशिप इंडेक्स है नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया का, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE। यानी कि जो NSE में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो टॉप 50 जो लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज़ हैं, उनका वेटेड एवरेज शो करता है। NSE was established with a diversified shareholding comprising domestic and global investors on the recommendation of option A Bimal Jalan Committee, option B Narasimham Committee, option C Pherwani Committee, option D Rangaranjan Committee। So NSE established हुआ था तो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो ये जो फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो इस्टेब्लिश हुआ था वो फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था। विच इज़ नॉट अमंग द मेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? इसमें से कौन सा मेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है? ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी IFCI, ऑप्शन डी मार्गदर्शक फाइनेंशियल लिमिटेड। तो ये इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। The stock exchanges are governed by the rules and regulations framed by option A NABARD, B SIDBI, option C SEBI and option D RRB। So आपको मैंने अभी बताया भी था प्रीवियसली कि सेबी को
एज अ रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट बनाया गया था। तो यहाँ पे सेबी करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इज़ नॉट अमंग द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के कौन से फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंडिकेटर, ऑप्शन सी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी सेफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का ये काम नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा स्रोत है। The NSE has an upper hand over BSE in which of the following segment? Option A commodity derivative, option B derivative contract, option C currency derivative, option D forward derivative. So यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एक डोमिनेंट पोजीशन है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में, और वो अपना हाई टर्नओवर के लिए माना जाता है कंपैरिजन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज फाउंडेड बाय ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र रॉयचंद, ऑप्शन डी जमनलाल बजाज। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसने फाउंड किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इट वॉज फाउंडेड बाय प्रेमचंद रॉयचंद। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये कब फाउंड हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये हुआ था 1875 में। ओके, इनको बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रोकर और बिजनेसमैन माना जाता है। Competitive Commission is not concerned if a dominant player tries to, option A control the prices, option B manipulates overall supply of raw material, option C restrict access to market, option D comes up with an unusually attractive offering capturing majority of the market share. So कॉम्पिटिटिव कमीशन किस चीज़ के लिए कॉन्सर्न नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आएगा कि अगर कोई अगर कोई अनयूजुअली अट्रैक्टिव ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहा है टू कैप्चर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर, तो वहाँ पे वो डोमिनेंट प्लेयर का काम नहीं करता, क्योंकि ये एक तरह से कि कोई अगर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है मार्केट को, तो एक तरह से हेल्दी कंपटीशन है। सो यहाँ पे एक तरह से कॉम्पिटिटर्स का गोल ही होता है कि वो कोशिश करते हैं किस तरह से मोनोपोली क्रिएट करना है मार्केट में, तो इस तरह की स्ट्रेटजी तो ला ही सकते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसा ऑफ़र दे रहे हैं मार्केट में कि जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर वो कैप्चर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो कंपटीशन कमीशन इज़ नॉट कॉन्सर्न विद दैट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ for catering to the appeals in connection with the Competition Act, which of the following was constituted? Option A Competition Appeals Forum, option B Competition Appellate Tribunal, option C Competition Appeals Court, option D both and C. So Competition Appellate Tribunal, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था, जो भी डिसीजंस हुए हैं, डिसीजंस लिए गए हैं जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो भी उसके अगेंस्ट कोई अपील करने के लिए, ठीक है। नाउ कंपटीशन कमीशन हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कंपटीशन कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है? 1 chairperson and 10 members, 1 chairperson and 7 members, option C 1 chairperson and 6 members, and option D 1 chairperson and 5 members. So कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 chairperson and 6 members, ठीक है। और ये कंपटीशन कमीशन एक्ट कब आई थी? 2002 में आई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है चेयरपर्सन एक होगा और कम से कम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए, बट 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए एंश्योरिंग
fair and healthy competition. Option B, synchronization with regulatory bodies. Option C, efficient utilization of economic resources. Option D, ensuring a fixed amount of companies in every sector to maintain competition. So competition कमीशन ऑफ इंडिया का ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ये फंक्शन नहीं है कि ये सुनिश्चित करना कि हर एक कंपनी के हर एक सेक्टर में कंपटीशन मेंटेन करने के लिए कितने फिक्स अमाउंट ऑफ कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है। CCI Competition Commission of India imposed a fine of $7.6 million on Board of Control for Cricket in India for option A, overburdening the players. Option B, exploiting the franchisees in context of team leadership deals. Option C, not allowing many interested parties to participate. Option D, both A and B. So कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जुर्माना लगाया था, फाइन लगाया था $7.6 मिलियन का ऑन BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। किस लिए लगाया था? तो 2013 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने BCCI पर की एक डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करने का, और बहुत सारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो कि फ्रीली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं, उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि वो आके पार्टिसिपेट कर पाए, तो वहाँ पे उस पर ये जुर्माना लगा था। CCI Competition Commission of India ordered an antitrust probe against Google on the charges of option A, misrepresenting the Indian territory. Option B, discounting fair competition in its search engine application. Option C, manipulating the mobile manufacturers for ignoring its Android competitor. Option D, breaching customer policy privacy. So CCI ने एक ऑर्डर्ड एंटी ट्रस्ट प्रोब किया था अगेंस्ट गूगल, और चार्जेस क्या थे कि 2019 में CCI ने ये कदम उठाया था क्योंकि यहाँ पे जो गूगल है वो डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर रहा था, अनफेयरली पुश कर रहा था ऐप स्टोर और सर्च इंजन ऑन मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स। इससे क्या हो रहा था कि जो एबिलिटी ऑफ अदर एप्स और सर्च इंजन्स की लिमिटेड हुई जा रही। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, ऑप्शन ए, where an individual or an organization is not in position to repay its standing debts. Option B, when courts ask a defaulter to report. Option C, when the attrition rate of a company is more than normal level. Option D, both and B. So insolvency क्या है? So insolvency एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई एक पर्सन या कोई कंपनी कोई भी अपना डेब्ट टाइम पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके पास या तो उसके पास इनसफिशिएंट एसेट्स हैं या उसकी इतनी इनकम नहीं है जिससे कि वो अपना जो कर्ज है वो पूरा कर पाए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन when the attrition rate of a company is more than normal, as well an individual or an organization is declared insolvent and protection of creditors is sought. Option C, when court asks a defaulter to report. Option D, when banks are having unusually high non-productive assets. So bankruptcy क्या है? तो bankruptcy एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंसॉल्वेंट यानी कर्जदार घोषित कर दिया गया हो, वहाँ पे क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन जो है मांगी जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन द ईयर। गवर्नमेंट ने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब इम्प्लीमेंट किया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2013 एंड ऑप्शन डी 2016। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 2016 में बैंक्रप्सी कोड को लागू किया गया था। Now, Competition Commission of India is a statutory body formed by Government of India in option A 2009, option B 2010, option C 2002 and option D 2001। तो Competition Commission of India एक statutory body है, कब बना था? 2002 में। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले MRTP एक्ट है यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट 1969, उसको रिप्लेस करके 2002 में ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लाया गया था, जिससे कि जो
जो कंपटीशन अनफेयर कंपटीशन हो रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अगेन सेम क्वेश्चन, कंपटीशन एक्ट रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड विच एग्जिस्टिंग एक्ट। सो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है उसने कौन सी एक्ट को रिप्लेस किया था? ऑप्शन ए कंपटीशन एक्ट 1991, ऑप्शन बी द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ऑप्शन सी द मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव एक्ट 1998, ऑप्शन डी द कॉम्पिटिशन इन बिजनेस एक्ट 1997। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट 1969 को रिप्लेस किया था। नाउ द कॉम्पिटिशन एक्ट केम आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ए राघवन कमेटी, ऑप्शन बी नरसिम्हम कमेटी, ऑप्शन सी रंगरंजन कमेटी, ऑप्शन डी कृपलानी कमेटी। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी ये बनाया गया था, और ये जो कमेटी है वो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उनकी हेड में काम कर रहा था, जिनका नाम था SVS राघवन। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द मच नीडेड अमेंडमेंट टू द कॉम्पिटिशन एक्ट केम इन द ईयर। जो अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कॉम्पिटिशन एक्ट में वो कब हुआ? देखो ये एक्ट तो 2002 में आई थी, तो 2002 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन में दिया है बट वो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेंडमेंट चेंजेस की बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एक्ट में। तो जो चेंजेस जिसकी बहुत ज़रूरत थी वो चेंजेस कब लाए गए? तो ये आया था 2007 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। The Companies Act does not prohibit, option A, any disruptive innovation which would place a company in commanding position, option B, agreements which would be inimical for fair competition, option C, any abuse of the dominant position by any company, option D, merger and acquisition which might adversely affect the competitive environment in the country। So competition act किस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता, किस चीज़ को रोकता नहीं है? तो कोई ऐसा इनोवेशन, कोई ऐसी तकनीक जो कि कोई कंपनी को एक अच्छी पोजीशन लेके आता है उसको ये प्रोहिबिट नहीं करता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द पर्पस बिहाइंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज, ऑप्शन ए कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द पास्ट रिलेवेंट लॉस, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनीज एंड बैंक्स, ऑप्शन सी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन डी बोथ एंड सी। सो यहाँ पे जो मेन पर्पस था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का वो था कि जितने भी पास्ट रिलेटेड लॉज हैं रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी उसको कंसोलिडेट करना एंड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसकी प्रॉब्लम को टैकल करना। सो यहाँ पे बोथ ऑप्शन ए एंड सी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द इंसॉल्वेंसी resolution process cannot be initiated by option A debtors, option B creditors, option C competitors and option D employees। तो यहाँ पे insolvency resolution process कौन इनिशिएट नहीं कर सकता? तो यहाँ पे competitors आएगा, ऑप्शन C करेक्ट होगा, क्योंकि competitors जो है इस इन्वॉल्व नहीं होते फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो होते हैं डेप्टर और क्रेडिटर्स के बीच में। तो वहाँ पे जब कॉम्पिटिटर्स का कोई रोल ही नहीं होता तो किस लिए इनिशिएट करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जबकि डेप्टर्स क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज़ ये सारे इंसॉल्वेंसी का पार्ट ही होते हैं, तो उनके थ्रू ये हो सकता है। एडजुडिकेशन अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज, ऑप्शन ए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी RBI एंड ऑप्शन डी बोथ एंड बी। सो जो अथॉरिटी है जो कि एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो वो कौन सी है? तो वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ एंड बी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कॉम्पिटिशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड for the enforcement of the Competition Act passed in, option A 2010, option B 2007, option C 2009 and option D 2002। so Competition Commission of India जो कि 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, बट ये एक्ट कब पास हुई थी? 2002 में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। The buying and selling of securities through registered broker or institutional investors trading in bulk is known as, option A direct investment, option B primary investment, option C large investment, option D both and B। so जो securities जो investors
या रजिस्टर्ड ब्रोकर जो बाय कर रहे हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटीज़ का, वो मे बी कोई भी ब्रोकर के थ्रू हो रहा है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। The bid to revive a company initiated by insolvency professionals should be acceptable to option A 50% of committee of creditors, option B 75% of committee of creditors, option C 100% of committee of creditors, option D not less than 25% of committee of creditors। So जो bid जो बोली जिससे कि कंपनी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल कब होगा रिवाइव करने की, तो आएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा 75% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अगर जो क्रेडिटर्स की कमिटी है और 75% पोर्शन अगर मिल जाता है उधर से, तो ये रिवाइव हो सकती है कंपनी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड टू हैव अ रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर ऑप्शन ए insolvency professional, option B insolvency agencies, option C information utilities, option D all of above। So insolvency and bankruptcy of India वो इस्टेब्लिश हुआ था एक रेगुलेटरी सुपरविजन करने के लिए। सो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑल ऑफ अबव। Insolvency and bankruptcy code is a vast improvement on which earlier law legislated to recover bad loans। Option A sick industrial companies, option B recovery of debts due to bank and financial institution act, option C insolvency of companies act, and option D both A and B। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाया गया था, तो कौन सी लॉज के ऊपर ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाया गया था जो कि पहले बनाई गई हैं, तो वो आएगा स्पेशल प्रोविजंस एक्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्शन ए इरादी कमेटी, ऑप्शन बी नरसिम्हम कमेटी, ऑप्शन सी जालन कमेटी, ऑप्शन डी रंगरंजन कमेटी। सो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश हुआ था वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा इरादी कमेटी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज़ क्रिएटेड एन ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड ऑप्शन ए इंडस्ट्री ऑनलाइन, ऑप्शन बी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, ऑप्शन सी ई ग्रेड, ऑप्शन डी इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड .com। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उन्होंने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल बनाया है इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, सो ये आएगा ऑप्शन बी करेक्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि जो है जितनी भी सेक्टर्स ऑफ इंडिया हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, which is not a regulatory function of SEBI? Option A bringing to halt any cases of insider trading, option B facilitating the registration of brokers, sub-brokers and merchant bankers etc. Option C supervising the various fee involved, option D ensure that the various credit rating agencies are properly registered। So SEBI के यहाँ पे सभी रेगुलेटरी फंक्शन, हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी फंक्शंस की, बट यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि सारी जितनी फीस इन्वॉल्व है इसमें उसको सुपरवाइज़ करना ये एक तरह का जो है रेगुलेटरी फंक्शन सेबी का नहीं है, बट ये म्यूचुअल फंड का होता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।